अध्याय 159 लालच उसे कहीं नहीं ले गया। पेट्रिसिया, तुम्हें क्या लगता है ये हाथ कहाँ जा रहा है? किसी पर शब्दों से हमला करना एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी छोड़ सकता था। पेट्रिसिया अपने शब्दों में कठोर हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाइयां थी, इसलिए कई लोग उससे सहमत थे। आखिरकार पेट्रिसिया एक दर्दनाक विश्वासघात का शिकार थी, लेकिन सभी के लिए ये देखना कि जब गिन्नी जवाब में बात करती थी तो वह कैसे अचानक हाथ उठा देती थी, जिसने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा था, पेनी को छोड़कर कोई नहीं। पेनी कैसे नहीं कर सकती? गिन्नी ने पहली बार अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ कब बोला? इसलिए दुर्व्यवहार करने वाला सहज रूप से उस पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। ऐसा उसने कई बार जेल के बाहर और खासकर जेल के अंदर देखा था। पेट्रिसिया एक पल के लिए ठिठक गई, जैसे बर्फ की एक बाल्टी उस पर गिर गई हो जब उसे यह एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी निगाहें घुमाई और पेनी से मिली। उसकी सांसें अटक रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने गलत शब्द कहा तो पेनी उसका अंगम तोड़ देगी। उसका मुंह खुला और बंद हो गया। पेट्रिसिया की हरकतों के कारण उसके पक्ष की लड़कियां भी कुछ नहीं बोल सकी। पेट्रिसिया ने क्या सोचा था कि वह खुलेआम ऐसा करने जा रही है? मैं वही दोहराऊंगा जो गिन्नी ने कहा था, आप हाल की घटना में निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से बेदाग नहीं हैं। पेनी ने पेट्रिसिया को नीचे खींच लिया, जिससे वह नीचे झुक गई। दूसरे शब्दों में, आप केतली को काला कहने वाले बर्तन हैं पेट्रिसिया। मेरे लोगों को फिर से छुओ और यही आखिरी बार है जब तुम इसका उपयोग करोगे। पेनी की आंखों में एक और चमक चमकी जब उसने उन्हें अपनी ओर सरकाया। पीछे हटो, मुझे अपनी बात दोहराने को मत मजबूर करो। पेट्रिसिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जोर जोर से धड़क रही थी क्योंकि वह नरक की भीषण लिपटों से धधकती हुई दो आंखों से दूर नहीं देख पा रही थी। यहाँ तक कि जब पेनी ने उसे जाने दिया, तब भी उसने पेनी पर अपनी बड़ी बड़ी निगाहें रखी। पेट्रिसिया, चलो चलें, लड़कियों में से एक ने उसकी ओर से संपर्क किया। आइए अब उन पर ध्यान न दें। ये सही है, पेनी का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह मदद नहीं चाहती थी। या यूं कहें कि वह और ये लड़कियां सच्चाई देखने के लिए बहुत अंधी हैं। पेनी, हमें यह मत बताना कि हमने तुम्हें ऐसा बताया था। तुम्हें नीना का पक्ष लेने पर पछतावा होगा। उसके जैसे लोग नहीं बदलते हैं। पेट्रिसिया ने अपने होठों को सिकोड़ लिया क्योंकि उसके दिल में कड़वाहट बढ़ गई थी। उसकी द्वेषपूर्ण निगाहें नीना पर पड़ने से पहले उसने पेनी और फिर गिन्नी को देखा। हालांकि ये स्वीकार करना जितना दर्दनाक था, पेनी ने कुछ ही सेकंड में उसके दिल में डर का बीज बो दिया था। नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। उसने इससे इनकार किया, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके पैर भी टोफू की तरह मुलायम लग रहे थे। पेट्रिसिया ने अहंकारपूर्ण दृष्टि डाली। पेनी, इस दिन को याद रखें। एक दिन आपको पछतावा होगा कि आपने इस लड़की का बचाव भी किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ कितने अच्छे हैं, वह हमेशा आपकी जगह लेने की कोशिश करेगी। वह ऐसे ही पैदा हुई है, ऐसे पैदा हुआ। किसी कारण से वह टिप्पणी पेनी के दिल के चारों ओर की ठोस दीवारों को भेदने में कामयाब रही। उस समय वह अक्सर वह टिप्पणी सुनती थी और पूरे जीवनकाल के बाद भी वह टिप्पणी कभी भी सुखद नहीं लगी। इतना कहकर पेट्रिसिया और लड़कियां पीछे हट गईं, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनकी मुलाकात अपने ऊपर चढ़े हुए लोगों से हुई। उन्होंने धीरे से ऊपर देखा। जैसे ही उन्होंने ह्यूगो का चेहरा और उसकी आंखों में जलती हुई आग देखी तो वे कांप उठे। पेनी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जैसे ही उसने अपने भाई का डरावना चेहरा देखा तो उसका चेहरा घूम गया। ह्यूगो के साथ पूरी बास्केटबॉल टीम लड़कियों की ओर देख रही थी। उनका लुक ह्यूगो जैसा काला नहीं था, लेकिन बिना किसी अभिव्यक्ति के वे डरावने लग रहे थे। क्या आप पेनी को चुन रहे हैं? ह्यूगो ने सांस छोड़ी, जिससे उसकी आंखें और भी अधिक जलने लगी। क्या आप? पेट्रिसिया और लड़कियां सावधानी से कदम पीछे खींचते हुए घबराहट से हंसे। ह्यूगो एक सीनियर था और उनके स्कूल के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक था। क्या? नहीं नहीं, लड़कियां हकलाने लगीं। वरिष्ठ, हम उसे नहीं चुन रहे हैं। हम बस हैं, हम वास्तव में उसके पक्ष में हैं। अगर हम होते तो भी क्या आप किसी लड़की से लड़ने जा रहे होते? पेट्रिसिया ने फूट फूट कर कहा क्योंकि उसके मन में पहले से ही बेनेट परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में ऐसी अप्रिय धारणा थी। तुम इतने काया तो नहीं हो कि लड़कियों से लड़ो, है ना? ह्यूगो ने शैतानी ढंग से व्यंग्य किया, जिससे पेनी हौंफने लगी। अगर मेरी बहन के लिए लड़ना कायरता है, तो मैं यहाँ सबसे बड़ा काया हूँ। ये ठीक है, शैतान, मुझे मेरा दूसरा भाई वापस दे दो। ये वह नहीं है। शैतान और पेनी के कंधों पर बैठा देवदूत चिल्लाया, जिससे देवदूत शैतान को निराशा से देखने लगा। ह्यूगो की जबरदस्त टिप्पणियों ने लड़कियों को और भी अधिक हकलाने पर मजबूर कर दिया। क्या वह गंभीर था? चाहे वे लड़कियां ही क्यों ना हो, वह उनसे लड़ेगा। ह्यूगो और बास्केटबॉल टीम को देखकर लड़कियां खुशी से झूम उठी। पेनी, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे थे? ह्यूगो ने पूछा और अपनी आंखें पेनी की ओर घुमाई। लड़कियों से बात करने के तरीके की तुलना में उनका लहजा 100 गुना अधिक विचारशील और दयालु था। वास्तव में नहीं, पेनी अजीब तरह से हंसी। दूसरे भाई, अब सब ठीक है।
बस एक गलतफहमी है, लेकिन वे मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे आप पर सीधे हमला नहीं कर रहे हैं, आपका मतलब है। उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी, जैसे चूल्हे में आग की लपटें जब अधिकतम हो जाती हैं तो जल उठती हैं। लड़कियां मानसिक रूप से चिल्ला उठी। क्या तुम यहाँ लड़ाई की तलाश में आए हो? हाँ, पेनी, जो इन लड़कियों से चिढ़ी हुई थी, ने उन्हें क्षमाप्रार्थी भाव से देखा। भले ही वे तरकीन हो रहे थे, फिर भी उसे उनके लिए खेद महसूस हुआ। उसका भाई डरावना लग रहा था, भले ही वह जानती थी कि ह्यूगो उन पर उंगली नहीं उठाएगा। काश पेनी ह्यूगो के दिल को जानती। जाओ, पेनी ने फुसफुसाया, हाथ से पंखा चलाकर उन्हें जाने का संकेत दिया। अब ठीक है, बस जाओ। लड़कियां, जो अपने दिलों में द्वेष लेकर जाने की योजना बना रही थीं, अंततः उसके प्रति आभारी महसूस करने लगी। पेनी की अनुमति से वे भाग गए। भागते हुए दुश्मनों को घूरते हुए ह्यूगो की आंखों में आग बनी रही। वह तभी बुझी जब उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। पेनी, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उनकी भौहों पर बल पड़े। वे तुम्हें धमका रहे थे, क्या वे थे? हाँ, नहीं, मैं नहीं। पेनी अजीब तरह से हंसी। अब सभी का ध्यान ह्यूगो की ओर गया। अच्छा ऐसा है। ह्यूगो ने नीना की ओर देखा, तभी उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने उसे नजरअंदाज करना चुना और पेनी को देखकर मुस्कुराया। दूसरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम्हें अभी भी चुना जा रहा है, इसलिए मैं जांच करना चाहता था, ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए समझाया, इससे पहले कि उसे महसूस होता कि कोहनी उसकी तरफ छू रही है। सही है, मेरी टीम मेरे साथ है। वे चाहते थे कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊं। पेनी ने अपने भाई के साथियों की ओर देखा और केवल उन सभी को कान से कान तक मुस्कुराते हुए देखा। वे बदमाशों के झुंड की तरह दिखते हैं। पेनी, आओ, तुम्हारे दोस्त भी। ह्यूगो जल्दी से पेनी की पीठ के पास गया और उसे हल्के से धक्का दिया। चलो एक साथ खाते हैं। मेरी टीम को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने उनसे कहा कि आप अकेले ही पूरी गाय खा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पेनी की अभिव्यक्ति मर गई क्योंकि उसे उसके भाई ने खींच लिया था, जबकि उसके साथियों ने उससे बात करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर गिन्नी और लिली ने पीछा करने से पहले एक दूसरे को संघर्ष की दृष्टि से देखा। जहां तक नीना की बात है, जब वह अकेली रह गई तो उसने पेनी को चारों ओर से घेरते हुए सभी को देखा। चारों ओर देखने पर पहले से देख रहे छात्रों का ध्यान पेनी पर गया। वे बिना किसी नकारात्मकता के मनोरंजन करते दिखे। वह अब एक अदृश्य व्यक्ति के रूप में वापस आ गई थी। नीना ने धीरे से अपने सामने भोजन की ओर देखा और फूट फूट कर मुस्कुराई। ह्यूगो ने उसे देखा, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। बिना किसी कारण के उठाया जाना और गिरोह में शामिल होना ह्यूगो के ऐसे व्यवहार की तुलना में कुछ भी नहीं था, जैसे कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। और यह सबसे बड़ा सबक था जो नीना को बहुत कष्ट से सीखना पड़ा। उसका लालच उसे कहीं नहीं ले गया। कुछ भी हो, उसके लालच ने उसे सब कुछ गंवा दिया। वह हार गई। अध्याय 160, पहली फैन क्लब सभा। पेनी के पहले जीवन में उसे स्कूल बास्केटबॉल टीम को जानने का मौका नहीं मिला। उसने केवल यही सुना था कि वे लोकप्रिय थे और वे प्रतिस्पर्धी लड़के थे। किसने सोचा होगा कि वे पहले समूह थे जिन्होंने पेनी को मधुमेह से डराया था। जब उन्होंने उसे बैठाया तो उन सभी ने अपनी जेबों से मुट्ठी भर मिठाइयां और नमकीन निकाली और मेज के ऊपर एक बड़ा ढेर बना दिया। सबसे पहले पेनी आंखों की चमक से खुश थी, लेकिन फिर वे चाहते थे कि वह ये सब 10 मिनट में खत्म कर दे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका दूसरा भाई उसके बारे में इस प्रकार डींग मारेगा। सौभाग्य से लिली और गिन्नी इस पागलपन को रोकने के लिए वहां मौजूद थे। पेनी के फैन क्लब के अध्यक्ष के रूप में इसे अभी बंद करें। लिली ने वरिष्ठ नागरिकों के समूह को पेनी की जय जयकार करने से रोक दिया। ये बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। पेनी, उनकी बात मत सुनो। गिन्नी नम्रतापूर्वक पेनी के पास खड़ी रही। आपको सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है। पेनी की गोल आंखें हिल गईं क्योंकि वह अपने दोस्त की ईमानदारी पर भावुक हो गई थी। ये सही है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन तुम्हारे मनोरंजन के लिए एक तमाशा है? पेनी के ठीक बगल में ह्यूगो बैठा था, जो अपने साथियों की ओर देख रहा था। हालांकि उनके साथी मदद नहीं कर सके, लेकिन उन पर घृणित दृष्टि डाली। यहाँ वह कौन था जिसने उन्हें बताया कि उसकी बहन 10 मिनट में एक पूरी गाय को खत्म कर सकती है? पेनी का चेहरा भी हिल गया। पेनी, ये ठीक है। ह्यूगो उसे देखकर दयालुता से मुस्कुराया। आप नाश्ता घर ले जा सकते हैं। यह बास्केटबॉल टीम की ओर से एक पेशकश है। भेंट। पेनी ने अपने दूसरे भाई की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। क्या उसने सोचा कि वह किसी प्रकार की भगवान थी? हाँ, छोटी बहन, आप स्नैक्स घर ले जा सकते हैं या अपनी कक्षा के दौरान इसका आनंद ले सकते हैं। ह्यूगो के साथियों में से एक ने उसके मुस्कुराते चेहरे पर हाथ फेरते हुए टिप्पणी की। पेनी के सामने 3 लोग बैठे थे और वे सभी अपने चेहरे पर हाथ रख रहे थे। उनकी मुस्कुराहट उज्ज्वल थी, जबकि उनकी आंखें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे देखकर पिघल रहे हों। पेनी बहुत प्यारी थी, खासकर जब वह खाना खा रही थी। उसके गुलाबी गाल बहुत ही मनमोहक तरीके से उछल रहे थे।
छोटी बहन, यह मत भूलो कि हमारी पूरी टीम आपका समर्थन कर रही है। दूसरे ने व्यक्त किया, अगर कोई आपको दोबारा चुनता है तो उसे पूरी बास्केटबॉल टीम का सामना करना होगा। छोटी बहन, हमारी पहली सभा कब है? मुझे लगता है कि मैंने अधिसूचना हटा दी है। मैंने आपका पहला सीमित संस्करण वाला माल खरीदा है। छोटी बहन, चिंता मत करो, हम माल बेचने में मदद करने जा रहे हैं। पेनी का चेहरा विकृत हो गया, ये देखकर कि उसके भाइयों के सभी साथियों के चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान थी। हो सकता है कि वे पहले बदमाशों की तरह दिखते हों, लेकिन अब वे अचंभित बदमाशों की तरह दिखते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लिली ने गर्व से मुस्कुराने से पहले अपना सिर हिलाया। पेनी के माल की पहली रिलीज पूरी तरह बिक चुकी है और यहाँ तक कि अगले 5 बैच भी आरक्षित थे। उन सभी ने लिली को आश्चर्य से देखा। राष्ट्रपति, यदि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है तो हम और कैसे मदद कर सकते हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। हम पहले कभी किसी फैन क्लब में नहीं गए, इसलिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैंने फैन क्लब के लिए पहले ही एक समूह बना लिया है। यदि आपकी स्वीकृति हो तो आपको जल्द ही जोड़ा जाएगा। पेनी ने आह भरी और उनकी बातचीत को दिल पर नहीं लिया। उसने माल के बारे में या फैन क्लब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यही सोचा कि लिली ने जो कुछ भी जारी किया, जिसे वह पेनी का माल कहती थी, वह शायद लगभग 5 या 10 आइटम थे। इसलिए वे बिक गए। ठीक है, भाई एटलस के सहपाठियों, स्लेटर की कुछ सहपाठियों, दूसरे भाई के साथियों और मेरे कुछ सहपाठियों के साथ, मुझे लगता है कि फैन क्लब मजबूत शुरुआत कर रहा है। उसने लिली और गिन्नी पर नजर डालते हुए सोचा, जो उत्साह से पहली बैठक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अन्य प्रशंसक क्लबों की तुलना में यह अभी भी एक छोटी संख्या है। अपने दिल की गहराई में पेनी चाहती थी कि उसके दोस्त इस फैन क्लब के साथ न आए। हालांकि वे कितने उत्साही थे, उसके पास उन्हें रोकने का साहस नहीं था। आखिरकार गिन्नी और लिली बहुत खुश लग रहे थे। ओह अच्छा, उसके विचारों का क्रम तब रुक गया जब सभी की निगाहें उस पर पड़ी। पेनी, गिन्नी ने अपना सिर थोड़ा बगल की ओर झुकाया। पेनी, बाद में एक क्लब के रूप में हमारी पहली बैठक है, लिली ने दोहराया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पेनी विचलित थी। तुम वहां रहोगे, है ना? सभी ने इसके लिए पहले से ही स्कूल का जिम तैयार कर लिया है। हाँ, लिली, स्कूल का जिम एक छोटे क्लब की सभा के लिए थोड़ा बड़ा है। लिली ने भौहें सिकोड़ लीं। पेनी, मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल का जिम सभी को समायोजित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे पहले ही जिम का उपयोग करने की मंजूरी मिल गई है। ये सही है पेनी, हर कोई पिछले कुछ दिनों से पहली क्लब असेंबली की तैयारी कर रहा है। गिन्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, और यह सभी को समायोजित करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। लेकिन उनके तर्क के बावजूद पेनी को अब भी विश्वास था कि स्कूल का जिम कुछ ज्यादा ही है। उनमें से केवल 50 से भी कम थे, यदि उसका अनुमान सही था। इसलिए पहली क्लब असेंबली के लिए एक बड़ी कक्षा पर्याप्त थी। ठीक है, आप जो भी कहें, पेनी मुस्कुराई, यह मानते हुए कि लिली और गिन्नी बस अतिशयोक्ति कर रहे थे। मुझे लगता है कि 50 से कम सदस्य एक अच्छी शुरुआत है। ओह, पेनी ने कैसे सोचा कि वह कितनी गलत थी। स्कूल के बाद पेनी को स्कूल जिम जाना पड़ा क्योंकि लिली और गिन्नी को पहले जाना था। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह पहली क्लब असेंबली में दिखेंगी। शिष्टाचारवश पेनी आई, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वह भयभीत हो गई। चारों ओर पेनी के स्टैंड और पोस्टर लगे हुए थे। अनगिनत छात्र भी अंदर थे, जिन्होंने पेनी के चेहरे वाले कुछ हेडबैंड पहने हुए थे। कुछ लोग पेनी के नाम वाले बैनर पकड़े हुए थे। पेनी ने आंखें मलते हुए पलकें झपकाईं और फिर ऊपर देखा। उसका चेहरा घूम गया, भ्रमित हो गया। क्या वह किसी दूसरे स्कूल के जिम में गई थी? ये पहली फैन क्लब मीटिंग नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्कूल कार्यक्रम जैसा लग रहा था। ओह नहीं, पेनी ने सहजता से एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पीछे खड़े किसी व्यक्ति से टकरा गई। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देखती, किसी कारण से उसका दिल घबराहट से धड़क उठा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें उठाईं, केवल 2 तिरछी आंखें और रे के मंदिर पर गिरते हुए बालों का परिचित सफेद हिस्सा देखा। अब भाग रहे हैं, नेता। रे हंसा, और एक सेकंड के लिए पेनी को पता चल गया कि हंसी शुद्ध बुराई से आई है। पलक झपकते ही पेनी ने खुद को मंच पर सैकड़ों छात्रों के सामने खड़ा पाया। सभी अलग अलग ग्रेड और वर्गों से थे। अध्याय 161, नया उद्देश्य। पेनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ मंच पर जमी हुई खड़ी थी। एक फैन क्लब के लिए लगभग 50 साइन अप को कम माना जाता था, लेकिन उसके लिए वह राशि बहुत बड़ी थी। लेकिन ये भीड़, ये लगभग स्कूल की आम सभा जैसा था। इन सभी लोगों को अपने फैन क्लब में शामिल करने के लिए लिली ने किस प्रकार का प्रचार किया? पेनी, लिली ने मंच के किनारे से फुसफुसाया। बोलना। लिली ने माइक्रोफोन की ओर इशारा करते हुए पेनी को संकेत दिया कि वहां एक माइक था। पेनी क्या कहेगी? ये स्कूल के राष्ट्रपति चुनाव के समान था। पेनी ने भीड़ को देखते हुए अपनी आंखें चमका लीं और उसके दिल में हल्का सा डर घर कर गया। यदि दूसरों को ध्यान आकर्षित करना पसंद था, तो पेनी इसके विपरीत थी। वह बस एक शांतिपूर्ण स्कूली जीवन चाहती थी। उसने इस वर्ष स्कूल में प्रवेश करने और भारी परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने की भी योजना नहीं बनाई थी। यह उसकी योजनाओं में नहीं था।
जाओ पेनी टिल्ड। उसकी निगाहें अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति की सुविधाजनक बिंदु पर चली गईं। वहां ह्यूगो अपनी टीम के साथ खड़े थे। वह और उसके साथी हेडबैंड पहने हुए थे और उसका चेहरा उससे जुड़े तारों से चिपका हुआ था। वे उसके नाम और उस पर अपने हस्ताक्षर वाला एक बैनर भी पकड़े हुए थे। अरे बाप रे! चूंकि स्कूल वर्सिटी टीम के इस दृश्य ने उसे डरा दिया, उसने संयोग से एटलस को पकड़ लिया। वह बहुत दूर नहीं खड़ा था। अपने कद के कारण वह अपने आसपास के लोगों के बीच अलग दिखता था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पर एक झंडा था और वह उसे मृत भाव से हल्के से हिला रहा था। झंडे का डिजाइन पेनी का चेहरा था। पहले भाई। वह अपने पहले भाई के लिए खेद महसूस करते हुए मानसिक रूप से रोने लगी। अंततः उसने एटलस के ठीक बगल में स्लेटर की आकृति पकड़ी। स्लेटर ने पेनी के नाम वाली शर्ट पहनी हुई थी। उनके साथ जेम्स और स्लेटर के अन्य पूर्व बदमाश भी थे। उन तीनों ने गुलाबी शर्ट पहन रखी थी जिस पर पेनी का चौड़ा चेहरा छपा हुआ था। उसके भाई ही वहां के एकमात्र लोकप्रिय लोग नहीं थे। ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने काफी प्रतिष्ठा अर्जित की थी, अच्छी और बुरी, जिनमें कुछ स्टार वर्ग से भी शामिल थे। दृश्य, भीड़ और हर चीज अभिभूत करने वाली थी। इसके अलावा छात्रों का एक समूह ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन संक्षिप्त आंतरिक उथल पुथल के बावजूद अपने भाइयों को देखकर, जो स्वेच्छा से उस चिपचिपी शर्ट को पहनते थे, उस हास्यास्पद झंडे को पकड़ते थे और उस हेडबैंड को पहनते थे, उसका दिल प्रशंसा से भर गया। ये जानकर कि उसके दोस्तों ने भी इस दिन की तैयारी में दिन रात बिताया, उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के जबरदस्त परिणाम से ज्यादा उसके दिल को छू गया। ओह! पेनी ने अपना गला साफ किया, जिससे माइक की प्रतिध्वनि से ये तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। उसने मंच के किनारे पर नजर डाली और देखा कि उसके सहपाठी उसे अंगूठा ऊपर उठा रहे हैं। उसने सिर हिलाया और उग्र भाव के साथ भीड़ का सामना किया। ठीक है, अहम, आने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज घबराई हुई और कांप रही थी। जाहिर है कि उसे इसकी आदत नहीं थी। मैं पेनिलोप हूँ, लेकिन आप मुझे पेनी कह सकते हैं। पेनी फिर रुकी और सभी की शांत प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि बहुत से लोग साइन अप करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे दोस्त सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन ये देखकर कि सभी ने समय निकाला और यहाँ एकत्र हुए, मैं गहराई से और ईमानदारी से आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह क्लब और इसमें शामिल सभी लोग अच्छे काम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अच्छे के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे और निश्चित रूप से सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने का एक बड़ा समर्थक बनेंगे। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया, निश्चिंत होकर कि उसने जो कहा वह पर्याप्त था या नहीं। हालांकि उसे अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रही थी। आइए हम सब एक दूसरे के प्रति दयालु बने। एक पल के लिए भीड़ भरे जिम में सन्नाटा छा गया, लेकिन जब पेनी ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराया तो जिम में तालियां और उत्साह गूंज उठा। कितना प्यारा टिल्ड! पेनी, हम तुमसे प्यार करते हैं टिल्ड। भर्ती में कड़ी मेहनत करने वाली लड़कियों ने समर्थन दिखाने के लिए बैनर लहराए। बास्केटबॉल टीम ने एक स्वर में सीटी बजाए और उत्साह बढ़ाया, मानो वे अपने खेल के लिए अपना मनोबल बढ़ा रहे हों। कुछ अन्य छात्रों ने पेनी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने केवल तालियां बजाईं और कभी कभार खुशी से जयकार भी की। भीड़ इतनी अधिक थी और सराहना करने वाली पेनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेरे पिछले जीवन में कोई भी मुझ पर अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेगा, उसने सोचा। लेकिन इस जीवन में मैं किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहता। और फिर भी उसे वफादार और अच्छे दोस्त मिले। निश्चय ही लोग अजीब थे। जब वह केवल ध्यान और थोड़ा प्यार चाहती थी तो किसी ने उसे यह नहीं दिया, लेकिन अब जब वह हर किसी से कुछ नहीं चाहती थी तो वे उसे सभी वांछित और अवांछित समर्थन दे रहे थे। किसी भी तरह ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। यदि कुछ भी हो तो ये धीरे धीरे उसे एक और स्पष्ट उद्देश्य दे रहा था, दयालुता को प्रभावित करना और फैलाना। यह उसे स्वीकृति का वास्तविक अर्थ सिखा रहा था। निश्चित रूप से जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, फिर भी इस जीवनकाल में सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। मुझे ये जीवन सचमुच पसंद है। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच ग्लोबल प्राइम लॉजिस्टिक्स मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में हेंस ने चार्ल्स को टिश्यू का बॉक्स सौंपा। चार्ल्स ने तुरंत उसे पास खींच लिया, अपनी आंखें पोंछने और अपनी नाक साफ करने के लिए कुछ टिश्यू ले लिए। प्रोजेक्ट स्क्रीन पर पेनी के फैन क्लब की पहली सभा थी। वे इसे एटलस के खाते के माध्यम से फैन क्लब साइट से लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे थे। सौभाग्य से उनका सबसे बड़ा भाई इतना दयालु था कि उसने उसे इस फैन क्लब साइट पर अपना खाता दे दिया। इसलिए चार्ल्स और हेंस पेनी के इस गौरवपूर्ण क्षण को देख पाए। हालांकि ये सिर्फ चार्ल्स ही नहीं था जो इसे देख सका। सीईओ के कार्यालय में भी सभी लोग सम्मेलन कक्ष में थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनके बॉस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक थी। किसने सोचा होगा कि महत्वपूर्ण बैठक एक फैन क्लब असेंबली थी। अब वे अपने बॉस को आंखें निकालकर बड़बड़ाते हुए देख रहे थे। वह एक बहुत ही गौरवान्वित पिता होंगे, उन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाते हुए सोचा। खैर, उनकी बेटी कई सालों से उनसे अलग थी।
ओह, वह बहुत प्यारी है टिल्ड। यह मेरी बेटी है, चार्ल्स ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए सूंघा। उसका चेहरा याद रखें, वह प्यारी सी धूप इस कंपनी की रक्षक है। एक बार जब वे वयस्क प्रशंसकों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो आप सभी साइन अप कर देंगे। यही कारण है कि आपके पास अभी भी नौकरियां हैं। वहां उनके कार्यालय का तानाशाह जाता है। हर कोई चार्ल्स की ओर निराशा के भाव को छिपा नहीं सका। लेकिन फिर पेनी को स्क्रीन पर देखकर ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उनमें से कुछ अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में भेजते हैं। वे निश्चित रूप से उन्हें शामिल होने के लिए कहेंगे। उन्हें कम ही पता था कि उनके बच्चे पहले से ही इसका हिस्सा थे। कितना प्यारा बच्चा है। वे गुप्त रूप से सहमत हुए कि एलिसन को उसने अपने पास रखा। अध्याय 162। आइए लंबे समय तक दोस्त बने रहें। पेनी के भाषण के बाद लिली ने फैन क्लब के दृष्टिकोण और मिशन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लिली ने जो कुछ भी कहा उससे ये साबित हो गया कि वह उनके वर्ग के राष्ट्रपति पद के योग्य क्यों थी। अपनी उम्र के बावजूद वह इस बड़े कार्यक्रम की मेजबानी करने और अगले हफ्तों में क्लब की कुछ गतिविधियों पर चर्चा करने में सक्षम थी। आखिरकार फैन क्लब तो पिछले सेमेस्टर में ही शुरू हुआ था, इसलिए गतिविधियों में से एक समूह अध्ययन भी था। ये बहुत अच्छा था। ये लिली एक महान व्यक्ति की तरह लगती है। पेनी अपने विचारों से बाहर निकल गई जब उसने अपने बगल में रेन की आवाज सुनी। वह उसकी ओर मुड़ी और भी अधिक मुस्कुराने लगी। वह बहुत अच्छी है ना? वह हंसी। मुझे लगता है कि वह एक महान नेता होंगी। रेन ने सिर हिलाया। फिलहाल उन दोनों ने झाड़ियों के पीछे छिपने के बजाय टहलने का फैसला किया। ये पेनी का विचार था। उसने सोचा था कि टहलना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जब वे चल रहे थे, पेनी स्कूल में जो कुछ हुआ उसे साझा करने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने पूछा था। हालांकि उन्हें अभी भी अपने पालतू जानवरों को टियाना के सिर के ऊपर रखकर ले जाना पड़ता था। पेनी को माउस को पीछे छोड़ना पड़ा क्योंकि वह बहुत भारी था। लिली, रेन ने उससे गुनगुनाते हुए बुदबुदाया। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारा नाम क्या है? पेनी ने अपनी भौहें उठाई और उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। धीरे धीरे उसकी आंखें फैलती गई तो उसका मुंह खुल गया। उसने चलना बंद कर दिया। तुम ठीक हो? उसने उत्सुकता से पूछा। आप ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे आपने कोई भूत देखा हो? हम हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे का नाम नहीं जानते हैं, उसने अविश्वास से कहा। उसके संस्कार कहाँ थे? रेन मुस्कुराए। हम हमेशा बातचीत करके अच्छा समय बिताते थे। अहम। पेनी ने यह सुनिश्चित करते हुए अजीब तरीके से अपना हाथ बढ़ाया कि वह ब्लैकी रेन के पैंथर को असहज नहीं कर रही थी। पेनी, यह मेरा नाम है। रेन। उसके विपरीत, जिसे हाथ फैलाने में कठिनाई होती थी, रेन ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। उन्होंने चुनचुन को दूसरे के साथ सहज रखा। हमारे नाम लगभग एक जैसे हैं, है ना? रेनी। उसकी आंखें घूम गईं। हाँ, ये बहुत घटिया है। हम यहाँ कोई प्रेम टीम नहीं बना रहे हैं। मैंने बस यही सोचा कि शायद हमें दोस्त बनना ही चाहिए। हाँ, पेनी और रेन ने अपने कदम फिर से शुरू किए। दोस्त बनने का इरादा था। पेनी ने यह सोचकर एक लंबी धुन गुनगुनाई कि वह अपने पिछले जीवन में उससे कभी नहीं मिली थी। लेकिन फिर लिली और गिन्नी उसके पहले जीवन में उसके दोस्त नहीं थे। न तो उसके भाई और न ही बेनेट परिवार उससे प्यार करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय उसके पास चुनचुन, टियाना और माउस नहीं थे। वे तीन अकेले ही उसके बचपन को काफी बेहतर बनाने के लिए काफी थे। इसके बारे में सोचते हुए उसके स्वाभाविक रूप से मनमोहक चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। आप फिर से वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। रेन ने अपना सिर झुकाकर इशारा किया। इस बार क्या है? मेरा दिल भरा हुआ है, उसने उसकी ओर देखते हुए व्यक्त किया। मैं खुश हूँ। रेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये वह नहीं था जो खुश था, बल्कि उसे खुश देखकर उसे खुशी हुई। उन्होंने कहा, मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर कोई साफ विवेक के साथ काम करता है तो ये कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए लोग आपके प्रति अच्छे होंगे। तुम्हारे पिता एक दयालु व्यक्ति लगते हैं। वह था। उसकी मुस्कुराहट बरकरार रही, लेकिन उसकी आंखों में अचानक दुख की झलक दिखी। रेन, क्या सब कुछ ठीक है? उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, अब तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ओह, क्षमा करें, मेरा मूड खराब करने का इरादा नहीं था। इस बार उसके होंठ नीचे की ओर झुक गए। ये कैसा उत्तर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उत्सुक हूँ और थोड़ा चिंतित भी हूँ। उसने ऐसे समझाया जैसे यह उसके लिए एक नई अवधारणा थी। आप अजीब हैं, आपका आकार और आपकी सोच। यह अजीब है, जिसने उसकी साजिश को बढ़ा दिया। ये बच्चा ऐसा क्यों था? पिछले कुछ समय से रेन के साथ बातचीत करने के बाद उसने देखा कि रेन के पास कुछ चीजों पर कुछ अजीब दृष्टिकोण थे। ये केवल उसकी बीमार उपस्थिति के बारे में नहीं था, बल्कि उसने उसे आकर्षित किया था। इस आदमी का माहौल किस तरह का है? मैं अजीब हूँ, रेन ने विचार किया। मुझे लगता है मैं हूँ। मेरा चचेरा भाई हमेशा मुझसे कहता है कि मैं भी अजीब हूँ। तुम्हारा चचेरा भाई इतना अच्छा नहीं है।
क्या उसने यह नहीं कहा कि पिछली बार उसका चचेरा भाई मजेदार लग रहा था? रेनरेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता की याद आती है। ओह, पेनी ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर। वह अभी भी उनकी मूल बातचीत का ट्रैक रखने में सक्षम था। ओह, जितना अधिक उसे उसके कारण का एहसास हुआ, उतना ही अधिक उसे दोषी महसूस हुआ। ये ठीक है, उन्होंने आश्वस्त किया। यह मैं ही हूँ जिसने उसे पाला है। पेनी थोड़ा हंसा। अगले मिनट तक वे चुपचाप चलते रहे। वह लगातार उसकी ओर देखती रहती थी जबकि रेनरेन अपनी आंखें आगे की ओर रखता था। चुनचुन को, जो उसकी बाहों में था, सहलाने में उसका हाथ कभी असफल नहीं हुआ। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, वह फुसफुसाए। तुम्हें खेद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुमने उसे नहीं मारा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो क्या वह उम्मीद कर रहा था कि भगवान उससे माफी मांगेंगे? पेनी ने आह भरी और मानसिक रूप से अपना सिर हिलाया। उसने फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या उसे भी आपकी तरह ही बीमारी थी? नहीं, उनका जवाब त्वरित था, उसकी हत्या कर दी गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अब ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पेनी ने अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए, अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, उसे देखते हुए भौचक्के रह गए। यह अभिव्यक्ति ठीक नहीं लगी। जब रेनरेन ने उसकी संशयपूर्ण दृष्टि को देखा तो वह हंसा। यह एक दुर्घटना थी। क्या कार मुझे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन उसने मुझे उससे बचा लिया। उसने इतनी सहजता से साझा किया कि कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि क्या वह सच कह रहा है। लेकिन मुझे अब इसके बारे में बुरा नहीं लगता। मैं वैसे भी उससे जुड़ रहा हूँ। उसके कदम एकदम रुक गए। रेनरेन धीमा हो गया और फिर से उसका सामना किया। कुछ गड़बड़ है क्या? रेनरेन, तुम इतनी आसानी से मौत के बारे में बात क्यों करते हो? क्योंकि इसे अस्वीकार करने की तुलना में इसे स्वीकार करना आसान है। आखिरकार हम सभी का अंत एक ही है। ये केवल समय की बात है कि कौन पहले जा रहा है या नहीं। उसकी आंखों में कड़वाहट चमक उठी, इससे उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। आपकी बीमारी, क्या ये जानलेवा है? कोई इलाज नहीं है, उन्होंने कहा, और तुमने हार मान ली। इस बार उसने कोई उत्तर नहीं दिया, न ही सिर हिलाया। वह बस उसकी कड़वी अभिव्यक्ति को देखता रहा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पिता की मृत्यु का जिक्र करने से वह क्रोधित हो गई थी। उन्होंने कहा, मृत्यु कभी भी हंसी का विषय नहीं है, नहीं इसके बारे में किसी को इतने हल्के ढंग से बात करनी चाहिए। अगर तुम्हारी बीमारी इतनी घातक है तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों की उम्र लंबी हो ताकि हम एक साथ काफी समय बिता सके, उसने समझाया। यदि आप युवा मर रहे हैं और आप लड़ेंगे भी नहीं, तो चलो दोस्त न बने। अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि वह जो कुछ भी कह रही थी वह एक मरते हुए लड़के के प्रति क्रूर था। हालांकि उसे बस यह एहसास हुआ कि रेनरेन बस अपने दिन के आने का इंतजार कर रहा था। आशा बनाए रखना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यदि केवल उसके लिए आशा थी तो वह नहीं चाहती थी कि ये दोस्त इतनी जल्दी नष्ट हो जाए। इसके अलावा पेनी एक बार मौत से गुजरी। हालांकि जिस चीज ने उसकी जान ली वह कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी उसने ये जानते हुए भी कि उसके दिन अब गिनती के रह गए हैं, बहुत संघर्ष किया। उसने इतनी जमकर लड़ाई की कि यह मूर्खतापूर्ण था। क्यों? क्योंकि उसके दिल की गहराई में मौत का सामना करना एक डरावनी चीज थी। रेनरेन अभी भी बहुत छोटा था। अगर मौत ने उसके जैसे पूर्ण वयस्क को डरा दिया तो इस लड़के को और क्या डराया। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, एक दूसरे से आंखें मिलाईं, एक हल्की हवा धीरे धीरे उनके पास से गुजरी। ये डरावना है, वह फुसफुसाए, और इससे डरना ठीक है, तुम्हें पता है। उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति में थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। उसकी आंखें थोड़ी डगमगा गईं, उसके होंठ दब गए। तो यदि आप अभी भी दोस्त बने रहना चाहते हैं तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप जीने के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है? चलो लंबे समय तक दोस्त बने रहें, ठीक है? ठीक है। रेनरेन सिर हिलाते हुए सूक्ष्मता से मुस्कुराए। मेरा आपसे वचन है। वह रुका और मुस्कुराते हुए बोला, तो चलो लंबे समय तक दोस्त बने रहें, पेनी। अध्याय 163, पालन पोषण। पेनी के फैन क्लब की स्थापना के बाद से अधिकांश सदस्य सप्ताहांत में भी व्यस्त रहते हैं। लिली गति बनाए रखना चाहती थी और इसलिए वह सप्ताहांत में एक चैरिटी कार्यक्रम की मेजबानी कर रही थी। हालांकि कई कारणों से प्रत्येक सदस्य ने भाग नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों ने साइन अप किया था वे इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थे। इस वजह से उनके माता पिता या अभिभावकों को भी एक तरह से उनका समर्थन या मदद करनी पड़ती थी। एलिसन और जेसा के लिए भी यही स्थिति थी। जब शनिवार आया तो जेसा को कल के कार्यक्रम के लिए कुछ बड़ा खाना पकाने के लिए बेनेट हवेली का दौरा करना पड़ा। एलिसन रसोई में उसकी मदद कर रही थी। एलिसन शेफ से उनके लिए ऐसा करने के लिए कह सकती थी, लेकिन जेसा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उसे सिखाने आ रही है और एलिसन की रसोई का उपयोग करने के लिए भी आ रही है क्योंकि यह अधिक विशाल है। जैसे ही उन्होंने चुपचाप कुछ सब्जियां काटी, एलिसन जेसा की दिशा में नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके विपरीत जेसा हर चीज को सटीकता से काट रही थी। यह आश्चर्यजनक है, उसने सोचा।
मुझे लगता है कि उसके पास कुछ रसोइयों की तुलना में बेहतर चाकू कौशल है। एलिसन ने अपने चॉपिंग बोर्ड पर नजर डाली और उसे कुछ गाजर काटने में कुछ मिनट लगे। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह जेसा की ओर मुड़ी। जेसा के उत्पादन की तुलना में कटी हुई सब्जियों का उसका छोटा कटोरा चींटी के समान था। मैं इन्हें कहाँ रखूं? उसने जेसा को रोकते हुए नम्रता से पूछा। इससे पहले कि उसकी नज़र छोटे कटोरे पर पड़े, जेसा ने उसकी ओर देखा। हम पूरे समुदाय को खाना खिला रहे हैं और आपके पास बस इतना ही है। मुझे पूरे समुदाय को खाना खिलाने की आदत नहीं है। टीच, जेसा ने अपना सिर झुकाने से पहले अपनी जीभ काट ली। उन्हें वहां रखें और प्याज पर काम करना शुरू करें। चीजों को आसान बनाने के लिए उन सभी को छील लें। क्या मुझे शेफ से मदद मांगनी चाहिए? मुझे लगता है कि इससे हम दोनों के लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। जेसा को अब कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसने वही करना शुरू कर दिया जो वह कर रही थी। जहां तक एलिसन का सवाल है, उसने अपने रसोइयों को कार्यक्रम के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में सामग्री तैयार करने में मदद करने के लिए बुलाया। हालांकि इससे एलिसन का कुछ बोझ कम हो गया, फिर भी जेसा बाकी कामों में व्यस्त रही। कुछ देर बाद जेसा एक बार फिर रुकी और एलिसन की ओर मुड़ी। अब क्या? इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था जैसे ये जेसा की रसोई थी और एलिसन रास्ते में था। मैं बस उत्सुक हूँ। एलिसन ने अपना गला साफ किया। नीना कैसी है? आह, वह ठीक है, चिंता मत करो। जेसा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और जारी रखा। बच्चे के बारे में चिंता मत करो। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा रहा हूं या आप जो भी सोच रहे हैं मैं उस लड़के के साथ कर रहा हूं। एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। मुझे माफ करें। हाँ, जेसा ने खर्राटे लिए लेकिन फिर भी उस पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह खेद किस लिए था। एलिसन को कई चीजों के लिए खेद होना चाहिए। चार्ल्स ने मुझे बताया कि वह माता पिता को प्रधानाध्यापक के कार्यालय में बुलाए जाने से एक रात पहले आपके पास पहुंचा था। एलिसन ने अपनी आंखें नम करते हुए कहा। मुझे खेद है कि हमने नीना को अपना अधिकार बढ़ाने में असफल कर दिया। इस बार जेसा रुक गई और भौहें झुका लीं। उसने धीरे से एलिसन की ओर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन एलिसन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान को देख सकी। इस पूरे समय में जेसा ने मान लिया कि एलिसन अभी भी जिद्दी है और उसने नीना को ऊपर से भेजी गई एक देवदूत के रूप में सोचा। किसने सोचा होगा कि यह कष्टप्रद अच्छी 2 जूते वाली महिला स्वीकार करेगी कि उसने नीना को इतना लाड प्यार दिया था। मैं पिछले 13 वर्षों से उसकी मां रही हूँ, एलिसन ने समझाया जैसे कि वह जेसा के दिमाग को पढ़ सकती है। तो मुझे पता है कि वह कब झूठ बोल रही है और कब नहीं। हो सकता है कि मैं जिद्दी रहा हो और जानबूझकर आंखें मूंद ली हो क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैंने उसे इस तरह बड़ा किया है, लेकिन ये पेनी की सुरक्षा है जो पहले से ही प्रभावित है। अच्छा, जेसा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे के लिए अच्छा है। और फिर उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। एलिसन ने जोर से आह भरते हुए अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। ऐसा नहीं है कि मैं श्रीमती कॉटेज से कुछ और कहने की उम्मीद कर रहा था। यदि आप दोषी हैं तो आपको दोषी होना चाहिए। कुछ सेकंड के बाद जेसा ने लापरवाही के भाव के साथ फिर से बात की। आपने वह भावना अर्जित की। यदि तुम मुझसे दया की अपेक्षा कर रहे हो तो तुम सदैव प्रतीक्षा करते रहोगे। इसके अलावा आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पेनी से माफी मांगो और फिर अपने पूरे जीवन के लिए इसकी भरपाई करो। हालांकि मैं आपको बेहतर महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेनी ने भी आपके कार्यों और निर्णय को दिल से लिया है। उस बच्चे ने शायद आपसे गड़बड़ करने की उम्मीद की थी। वह कई मायनों में परेशान करने वाली है, लेकिन एक चतुर और बुद्धिमान भी है। उसने उदासीनता से जारी रखा। जब तक आप अपनी गलतियां और कमियां जानते हैं, ये जानना काफी है। वह रुकी और बोली, जहां तक नीना की बात है, मैंने उस लड़की को अपने वश में कर लिया है। वह चालाक और द्वेषपूर्ण है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ समय पहले ही उसे सारी सुर्खियां मिली थी। केवल ये कहा जा रहा था कि सुर्खियां उसके लिए भी नहीं थीं। ठीक है, खिलाने के लिए एक और मुंह, लेकिन ये बेहतर है कि उसे पेनी जैसी भयानक भूख न हो। कम से कम मैं जानता हूँ कि हम भोजन के लिए सड़क पर भीख नहीं मांगेंगे। इससे पहले कि उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाए, एलिसन थोड़ा मुस्कुराई। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, नहीं, परेशान मत हो। आप लोगों ने अपने बच्चों को इतना आश्रय दिया है कि वे वास्तविकता के संपर्क से लगभग बाहर हो गए हैं। जेसा ने अपना सिर हिलाया। मैं कोमल पालन पोषण में विश्वास करती हूँ, लेकिन दृढ़ और जागरूक पालन पोषण एक ऐसी चीज है जिसकी मैं अधिक आदी हूँ। इसके अलावा सभी बच्चों को अलग अलग पालन पोषण दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आपके पति यह जानते थे, लेकिन यह एक नाजुक कांच की चीज है जिसे आपको सीखने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ। एलिसन ने अपना सिर हिलाया और हल्की हल्की आह भरी। उसने जेसा को फिर से कुछ सामग्री काटते हुए देखा। हालांकि वह नीना के बारे में चिंतित थी, ये जानने के बावजूद कि वह क्या करने में सक्षम है, वह जेसा के पालन पोषण कौशल पर भरोसा करना चाहती थी। ये शर्मनाक था कि जेसा को उनके अप्रभावी पालन पोषण की सफाई करनी पड़ी।
ऐसा नहीं था कि जेसा ने सीधे तौर पर उनका मजाक उड़ाया था, जो जेसा के व्यक्तित्व को देखते हुए थोड़ा आश्चर्यजनक था। मुझे और क्या करने की जरूरत है? एलिसन से पूछा। जेसा ने उसकी ओर देखे बिना अपना सिर एक दिशा में झुका लिया। उन चीजों को वहां ले आओ और छीलना शुरू करो। मुझे नहीं लगता कि आप आवश्यक थोक व्यंजनों में कोई बड़ी मदद करेंगे। तो उन चीजों को प्राप्त करें, ये पेनी के नाश्ते के लिए है। एलिसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कि जेसा को अभी भी उनकी व्यवस्था याद है। इतना कहकर एलिसन ने भी काम करना शुरू कर दिया। रसोई तब कटकपट की आवाजों से भर गई थी, लेकिन किसी तरह दोनों महिलाओं के बीच शांति थी। अध्याय 164 दिन बाहर। इसी बीच शहर के शॉपिंग मॉल में पेनी, स्लेटर ने अपने चेहरे के सामने एक बदसूरत दिखने वाला खिलौना रखते हुए पुकारा। जब पेनी ने अपना सिर घुमाया तो भयानक भरवा खिलौना देखकर उसका चेहरा वही रह गया। लेकिन जब स्लेटर ने अचानक उसे नीचे खींचा तो वह घबरा गई। पेनी, स्लेटर अविश्वास में हाँफने लगा। आप इस भरवा खिलौने को देखकर कैसे नहीं घबरा सकते, लेकिन मेरे चेहरे से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। मैं इस खिलौने जितना भयानक नहीं दिखता। वह निढाल हो गई। वास्तव में? हाँ, वह फिर हाँफने लगा। उस नज़र में क्या है? कुछ नहीं। पेनी ने दूसरी ओर देखा और उसकी नज़र सामने ग्रीटिंग कार्ड के रैक पर पड़ी। उसने तरह तरह के ग्रीटिंग कार्डों को स्कैन करते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। स्लेटर ने उत्सुकता से रैक की ओर देखा। क्या किसी का जन्मदिन है? आप ग्रीटिंग कार्ड क्यों ढूंढ रहे हैं? भविष्य के उद्देश्यों के लिए। भविष्य के उद्देश्य? स्लेटर ने उसके साइड प्रोफाइल को देखा और अपनी कल्पना को उसके बैग के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। पेनी के बैग में कई तरह का सामान था, यहाँ तक कि किसी को भी आश्चर्य होता कि क्या वह सीढ़ी भी ला रही थी। क्या वह आमतौर पर इसी तरह तैयारी करती है कि उसे अपने बैग में क्या रखना है ताकि वह हमेशा तैयार रहे? उसे आश्चर्य हुआ, यह मानते हुए कि वह उसके जादुई बैग के पर्दे के पीछे देख रहा था। पेनी की आंखें चमक उठी और उसने रैक के शीर्ष की ओर इशारा किया। हालांकि पंजों के बल चलने पर भी वह उस तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसने स्लेटर की ओर रुख किया। मुझे वह पसंद है, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। क्या आप उसे मेरे लिए ला सकते हैं? कौन सा? वह। स्लेटर ने अपना सिर उसके सूचकांक के करीब झुकाया जो कार्ड की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कि अगर वह ऐसा करेगा तो बेहतर देख सकता है। वह लाल और बैंगनी रंग वाला। हाँ, इसे मेरे लिए ले आओ। क्या ये कोई आदेश है? उसने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी वह जो चाहती थी उसे पाने के लिए रैक के पास पहुंचा। उन्हें बहुत निराशा हुई। स्लेटर मुश्किल से अपनी उंगलियों से उस तक पहुंच सका। जब पेनी ने अपने तीसरे भाई को निराशा से देखा तो वह हौंफने लगी। उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि स्लेटर अभी भी युवा और छोटा था, बिल्कुल उसके जैसा। वह उससे केवल कई इंच लंबा था, लेकिन यह अभी भी वैसा ही था। मैं भूल गई थी कि वह देर से आया है। वह मानसिक रूप से दुखी हुई। इस बीच स्लेटर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसमें अभी उसका सामना करने और उसकी प्रतिक्रिया देखने की हिम्मत भी नहीं थी। ये शर्मनाक था। वे इस रैक को इतना विशाल और लंबा क्यों बनाएंगे? वह हाँफने लगा। क्या ये स्टोव बच्चों के लिए नहीं है? ये बच्चों के अनुकूल नहीं है। अगर कुछ है तो ये खतरनाक है। जब स्लेटर ने अपनी शर्मिंदगी को अपने गुस्से से छुपाया तो अचानक एक हाथ उनके ऊपर गया और कार्ड उठा लिया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें केवल एटलस दिखाई दिया। क्या आप यही चाहते हैं? नाटकीय स्लेटर की अनदेखी करते हुए एटलस ने पेनी से पूछा। पेनी मुस्कुराए और सिर हिलाया, दोनों हाथों से कार्ड स्वीकार किया। पहले भाई, क्या तुम्हें वो दूसरी भी मिलेगी? पीली वाली। एटलस ने लापरवाही से अपनी नजरें उस ओर घुमाई जहां वह इशारा कर रही थी और उसे जो पसंद आया उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पकड़ लिया। वह दूसरा भी, उसके बगल वाला। और बिना एक शब्द कहे उसका हाथ स्वतः ही अगले ग्रीटिंग कार्ड की ओर चला गया। पेनी लगभग हर चीज की ओर इशारा करती रही और एटलस को बिना किसी समस्या के उसके लिए सब कुछ मिल गया। किनारे से ये देखकर स्लेटर ने उदास होकर अपनी ओर देखा। मैं इस उम्र में इतना छोटा क्यों हूँ? स्लेटर ने निराशा में विलाप किया। ये बहुत शर्मनाक है। चूंकि सभी भाई पेनी के फैन क्लब का हिस्सा थे, वे लोगों को देने के लिए कुछ खरीदारी कर रहे थे, जबकि ह्यूगो और एटलस पहले से ही उस पर थे। पेनी और स्लेटर कुछ ऐसा ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहे जिसे वह खरीदना चाहती थी। स्लेटर उसकी मदद के लिए वहां मौजूद था, फिर भी वह रैक के शीर्ष तक भी नहीं पहुंच सका और मानो वह उसका मजाक उड़ा रही हो, वह शीर्ष शेल्फ पर मौजूद हर चीज की ओर इशारा कर रही थी। बस इतना ही। एटलस ने मुट्ठी भर ग्रीटिंग कार्ड उसे सौंपते हुए पूछा। हाँ, धन्यवाद प्रथम भाई। कार्ड फेंकने से पहले वह कान से कान तक मुस्कुराए। जब एटलस ने उसे एक के बाद एक कार्ड चेक करते हुए देखा तो उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई देने लगी। आप क्या कर रहे हो? चुनना, उसने बिना देखे उत्तर दिया। मैं शीर्ष शेल्फ से सब कुछ नहीं देख सका, इसलिए मैं बस रंग संयोजन पर सब कुछ आधारित कर रहा था। दोनों भाई उसे तब तक देखते रहे जब तक स्लेटर ने जोर से नहीं कहा, उन सभी को क्यों नहीं ले आए? स्लेटर सही है, बस उन सभी को खरीद लो। पेनी, एटलस सहमत हुए। पिताजी ने अपना कार्ड हमें दिया।
जैसे ही एटलस ने इसका उल्लेख किया, उसे अपने पिता से अलग होने से पहले की याद आ गई। सबसे बड़े, आपको यह मिल गया। जब तक आपके पास वह कार्ड पूरा न हो जाए तब तक घर न आए। वह सब कुछ खरीदे जिसकी पेनी को जरूरत है और वह चाहती है, और वह सब कुछ जिस पर उसकी नजर थी। ठीक है। चार्ल्स की टिप्पणियां भले ही अच्छे और उत्साही इरादों से आए हों, लेकिन एटलस के लिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे कभी भी घर आएं। वे ऐसे कार्ड का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है? बड़े भाइयों, मैं उन चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं कर सकती जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। उसने ये सोचकर भौहें चढ़ा ली कि उसके भाइयों की प्रतिभा पैसे बर्बाद करने की है। मुझे बस वही मिलेगा जो मुझे चाहिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एटलस ने सिर हिलाया और आह भरी। अब तक मैं उसका पता नहीं लगा सका। एक बात, वे उसे वह सब कुछ देना चाहते थे जो वे कर सकते थे। दूसरी ओर पेनी के लाड़ प्यार का अर्थ अलग था। वह नीना से बिल्कुल अलग थी, जिसे सुंदर पोशाकें और हर चमकदार चीज पसंद थी। जहां तक स्लेटर का सवाल है, वह अपने सबसे बड़े भाई की भावनाओं को साझा करते हुए चुप रहे। हालांकि अपने दिल की गहराई में स्लेटर को बेकार महसूस हुआ। तीसरा भाई, आपको कौन सा जन्मदिन के लिए अच्छा लगता है? अचानक पेनी का सामना अपने तीसरे भाई से हुआ और उसने उसे 2 अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड दिखाए। उसकी भौहें उठी और खुद की ओर इशारा करने लगी। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या मैं कहीं और देख रहा हूँ? ओह, उसके होंठ फिर से फैले और वह उसकी ओर लपका, दोनों ग्रीटिंग कार्डों को लगभग घूरते हुए देखने लगा। ये प्यारा लग रहा है, लेकिन इस दूसरे में अधिक सार्थक उद्धरण है। पेनी, तुम इसे किसे देने वाली हो? उसके मुंह का कोना मुड़ गया और उसने कहा, एक पुराने दोस्त को। ओह, फिर मुझे लगता है वो मुझे दे दो। स्लेटर ने तुरंत उससे अन्य ग्रीटिंग कार्ड ले लिए और उनमें खोजबीन की। बस कुछ सेकंड के बाद उसने एक कार्ड निकाला। यह अच्छा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? पेनी ने अपने सामने रखे ग्रीटिंग कार्ड को देखा और संतुष्टि से मुस्कुरा दी। निश्चित रूप से स्लेटर इस प्रकार की चीजों में अच्छा था। इसी कारण वह उसे अपने साथ ले गई। उसने सही निर्णय लिया। तीसरा भाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने इसे कैसे पकड़ लिया? वह चिल्ला उठी, जिससे वह अपनी नाक की नोक को अपनी तर्जनी से रगड़ने लगा। बहुत खूब। पेनी, आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की चीजों में महारत हासिल है। जैसे ही स्लेटर ने एक बड़े भाई के रूप में अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया, एटलस केवल उन दोनों को देखकर मुस्कुरा सकता था। फिर दूसरे रैक की ओर देखते हुए उसकी भौहें चढ़ गईं और उसने ह्यूगो को बुटीक के बाहर एक गाड़ी को धक्का देते हुए पकड़ लिया। एटलस ने ह्यूगो को थोड़ा इंतजार करने का संकेत दिया और दूसरा भाई बुटीक के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। वे चारों दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में जाने से पहले पेनी के चुनाव समाप्त होने तक इंतजार करते रहे। ये भाई बहन का पहला दिन था। अब तक यह अच्छा था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।